हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू योर वेरी ओन यूट्यूब चैनल सीए ड्रीमर्स। आज हम बात करेंगे अबाउट एसे 210 यानी कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। सबसे पहले बात करेंगे कि कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस होते हैं, कौन से ऐसे केस होते हैं जहाँ पर यह स्टैंडर्ड अप्लाई होता है। किसी भी स्टैंडर्ड को समझने के लिए ये बहुत ज़रूरी है समझना कि कहाँ पर हम उस स्टैंडर्ड का यूज़ करने वाले हैं, वो कौन से सर्कमस्टांसेस होंगे जब हम उस स्टैंडर्ड को अप्लाई करेंगे और उस स्टैंडर्ड को फॉलो करेंगे। तो एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट अगर आप एक ऑडिटर के बिहाफ पर ऑडिटर की साइड से समझेंगे तो बहुत इजी होगा इस स्टैंडर्ड को समझना। क्या होता है ये स्टैंडर्ड, क्या इसका पर्पज़ है, सबसे पहले वो डिस्कस करते हैं। ये पर्पज़ आपको किसी बुक में नहीं दिया है, किसी बुक्स में इसका कोई क्रक्स नहीं दिया हुआ है कि स्टैंडर्ड बेसिकली बात किस चीज़ पर कर रहा है। पॉइंट्स हैं, एक्सप्लेनेशन है, लेकिन उस एक्सप्लेनेशन को समझने के लिए सबसे पहले तो एक दिमाग में होना चाहिए कि हम क्या समझने वाले हैं। तो बात करते हैं कि एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट का मतलब क्या होता है। ये हम ऑडिटर के बिहाफ पर बात कर रहे हैं कि जैसे जब ऑडिटर होता है तो किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले उसकी कुछ प्री कंडीशंस होती हैं। उसका अपना एक माइंड सेट होता है कि जिस ऑडिट एंगेजमेंट को मैं एक्सेप्ट करने वाला हूँ उस ऑडिट एंगेजमेंट में ये कंडीशंस पूरी होनी चाहिए, या फिर ऐसा हमारा वर्किंग एटमॉस्फेयर हो जहाँ पर मैं ऑडिट करने वाला हूँ। तो जिस एंटिटी के पास से वो ऑडिट प्रपोजल आया होता है उस एंटिटी के लिए ऑडिटर की क्या सोच होती है, क्या उसका माइंडसेट होता है, वो हम इस स्टैंडर्ड में डिस्कस करेंगे। एग्जाम्पल से समझते हैं क्योंकि एग्जाम्पल से समझना बहुत इजी हो जाता है। जैसे कि अगर जब हम किसी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने जाते हैं तो हमारा एक प्री माइंडसेट होता है कि भाई इस कोचिंग सेंटर में ज़्यादा भीड़भाड़ नहीं होनी चाहिए, जो टीचर है वो हर बच्चे पर अटेंशन प्रोवाइड करे, या फिर हमें डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जाम्पल्स प्रोवाइड करे, अपने खुद के नोट्स प्रोवाइड करे। तो ये सब हमारे कुछ प्री माइंडसेट होते हैं किसी भी कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करने से पहले। ठीक है, अब अगर हमने सपोज आजकल डेमो क्लासेस चलती हैं, तो अगर हमने उस कोचिंग सेंटर की डेमो क्लास ली और हमें ऐसा लगा कि ये सारी कंडीशन जो हम सोच के रखे हुए हैं वो कंडीशंस इस कोचिंग सेंटर में फुलफिल नहीं हो रही हैं या फिर हो रही हैं, तो अगर वो कंडीशंस फुलफिल नहीं हो रही हैं तो हमें डेमो क्लास में ही पता चल गया कि हमें ये कोचिंग सेंटर अटेंड करना है या नहीं करना है। अगर हम उस व्यक्ति को 2 दिन नहीं झेल पाए तो फिर हम आगे उससे कैसे पढ़ेंगे या फिर कैसे उसको समझेंगे। ठीक है, ऐसे ही जो ऑडिटर होता है उसकी जो प्री कंडीशंस होती हैं वो किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ही अप्लाई करके देखता है कि जिस एंटिटी में मैं ऑडिट करने जा रहा हूँ उस एंटिटी में ये कंडीशंस अप्लाई हो रही हैं नहीं हो रही हैं, उसका जैसा एटमॉस्फेयर मुझे चाहिए है उस एंटिटी में वैसा एटमॉस्फेयर है या नहीं है। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव के बारे में बात करते हैं कि ऑडिटर के क्या ऑब्जेक्टिव होते हैं इस स्टैंडर्ड के अंदर। सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है द ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिटर इज टू एक्सेप्ट और कंटिन्यू एन ऑडिट एंगेजमेंट। जो ऑडिटर का ऑब्जेक्टिव है वो ये होता है कि उसे उस ऑडिट एंगेजमेंट को, यानी कि जो ऑडिट प्रपोजल उसके पास आया है उसको एक्सेप्ट या कंटिन्यू करना है या नहीं करना है। बेसिकली इसी चीज़ को वो डिसाइड कर रहा होता है इस स्टैंडर्ड के अंदर कि जो ऑडिट एंगेजमेंट है वो एक्सेप्ट करेगा या नहीं करेगा। व्हेन द बेसिस अपॉन विच इट इज़ टू बी परफॉर्म्ड हैज़ बीन एग्रीड, जब जिस बेसिस पर उसे उस ऑडिट को परफॉर्म करना है वो बेसिस एग्री हो जाता है। तो कौन से 2 बेसिस होते हैं जो कि ऑडिटर को एग्री करने होते हैं, जो ऑडिटर के दिमाग में होते हैं कि ये बेसिस पूरे होने चाहिए। सबसे पहला बेसिस होता है प्री कंडीशंस का, यानी कि ऑडिटर की कुछ प्री कंडीशंस बताई गई हैं। बेसिकली 2 प्री कंडीशंस बताई गई हैं और 2 में भी कुछ अंदर सब हेडिंग्स हैं, तो वो प्री कंडीशंस पूरी होनी चाहिए जो कि ऑडिटर के दिमाग में पहले से ही होती हैं। उसका एक प्री माइंडसेट होता है कि मेरी ये कंडीशंस होंगी और जो मेरी एंटिटी है जिसका मैं ऑडिट करूंगा उस एंटिटी को ये कंडीशंस पूरी करनी ही होंगी, वरना वो ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में जो दूसरी उसकी सबसे बड़ी दिक्कत होती है किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले, वो होती है कॉमन अंडरस्टैंडिंग की, यानी कि जो ऑडिटर है और जो हमारा मैनेजमेंट है या फिर जो हमारा दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस, यानी कि जो हमारी सुप्रीम बॉडी है उस एंटिटी की, उसके साथ में उसकी कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश होनी चाहिए। यानी कि जो स्कोप ऑडिटर को लग रहा है, जो क्राइटेरिया ऑडिटर को लग रहा है, जैसा प्रोसीजर ऑडिटर को लग रहा है वही हमारी एंटिटी को भी लगना चाहिए। दोनों लोगों की एक सी मानसिकता हो तभी वो ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करेगा। ऐसा नहीं है कि ऑडिटर कुछ और सोच रहा है, एंटिटी ने कुछ और सोच रखा है, तो फिर वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए ये दोनों चीज़ें किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले
एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिट एंगेजमेंट की जो भी शर्तें होने वाली हैं उसको एग्री करना, यही हमारा स्टैंडर्ड है। अब डिस्कस करते हैं कि प्री कंडीशंस क्या होती हैं। प्री कंडीशंस का मतलब होता है जो हमारी पहले की कंडीशंस हैं, यानी कि किसी भी चीज़ को करने से पहले जो हमारी कंडीशन है, जो हमारी शर्तें हैं, उसको हम कहेंगे प्री कंडीशन। द यूज बाय मैनेजमेंट ऑफ एन एक्सेप्टेबल FRF, यानी कि जो मैनेजमेंट है उसके द्वारा जो यूज़ किया जा रहा है एक एक्सेप्टेबल FRF हो, यानी कि एक एक्सेप्टेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क हो इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो कि वो अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने में यूज़ कर रहे हैं। कौन? एंटिटी जिसका हम ऑडिट करेंगे। एंड द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट एंड वेयर एप्रोप्रिएट TCWG टू द प्रेमाइस ऑन विच एन ऑडिट इज कंडक्टेड, और मैनेजमेंट और अगर जहाँ पर ज़रूरी है वहाँ पर TCWG एग्री करे जिस प्रेमाइस पर, जिस जगह पर ऑडिटर ऑडिट करने वाला है। इन ऑर्डर टू इस्टेब्लिश वेयर द प्री कंडीशंस फॉर एन ऑडिटर प्रेजेंट, द ऑडिटर शैल, ये इस्टेब्लिश करने के लिए, ये जानने के लिए कि जो प्री कंडीशंस हैं ऑडिटर की ऑडिट के लिए वो प्रेजेंट है या नहीं है, ऑडिटर क्या क्या चेक करेगा। डिटरमाइन वेदर द फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज एक्सेप्टेबल, सबसे पहले ऑडिटर ये डिटरमाइन करेगा, ये जानेगा कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई होना चाहिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में वो एक्सेप्टेबल है या नहीं है, मतलब कोई गलत फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई ना कर रखा हो एंटिटी ने। उसके बाद में दूसरी प्री कंडीशन क्या है कि ऑब्टेन द एग्रीमेंट ऑफ मैनेजमेंट, मैनेजमेंट का एग्रीमेंट ऑब्टेन करना, मैनेजमेंट को एग्री करवाना किस चीज़ के रिलेशन में, डेट इट एक्नॉलेजेस, कि वो मानता है, एक्नॉलेज करना मतलब मानना, एंड अंडरस्टैंड और समझता है इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ फॉर फॉलोइंग, मतलब कि अब ये जो पॉइंट दे रखे हैं इसके रिलेशन में जो हमारा मैनेजमेंट है वो अपनी जिम्मेदारी को समझता है, अपनी जिम्मेदारी को मानता है। क्या क्या जिम्मेदारियाँ होंगी मैनेजमेंट की जो कि उसे ऑडिटर को फुलफिल करके देनी होंगी। सबसे पहली है कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो प्रिपेयर हुए हों एक एप्लीकेबल FRF के अंदर, एक्सरसाइज किया गया हो इंटरनल कंट्रोल प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, डेट आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, और जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हो। हम 100% गारंटी ना लेते हैं और ना देते हैं कि हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट होंगे, पर मैनेजमेंट के बिहाफ पर मैनेजमेंट अपनी ये जिम्मेदारी लेगा, अपनी ये जिम्मेदारी मानेगा कि हमारे स्टेटमेंट्स फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट हैं। मतलब एक रीजनेबल एश्योरेंस तो मैनेजमेंट दे ही सकता है कि हमारी तरफ से आपको कोई फ्रॉड मिलने के चांसेस नहीं है, तो वही एश्योरेंस ऑडिटर ऑब्टेन करेगा कि जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, किसी भी गलती से, किसी भी फ्रॉड से हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स फ्री हैं और प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल अप्लाई किया जाता है उनकी प्रिपरेशन में। ये दूसरी प्री कंडीशन होगी ऑडिटर की जो कि मैनेजमेंट फुलफिल करके देगा। टू प्रोवाइड द ऑडिटर विथ, ऑडिटर को प्रोवाइड कराने के लिए, मतलब अब मैनेजमेंट को क्या क्या प्रोवाइड कराना होगा ऑडिटर को। सबसे पहला है एक्सेस टू ऑल रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन, जो भी रेलिवेंट इन्फॉर्मेशन है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट रिलेटेड टू रिकॉर्ड्स, डॉक्यूमेंटेशन एंड अदर मैटर्स, मतलब रिकॉर्ड से रिलेटेड, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड और दूसरे जो मैटर्स हैं अंडर ऑडिट उससे रिलेटेड जो भी ज़रूरी इन्फॉर्मेशन है वो मैनेजमेंट ऑडिटर को प्रोवाइड करेगा। ये ऑडिटर की एक प्री कंडीशन है। उसके बाद दूसरी क्या है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन डेट द ऑडिटर में रिक्वेस्ट, अगर कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑडिटर रिक्वेस्ट करेगा, ऑडिटर मांगेगा तो मैनेजमेंट उसको प्रोवाइड कराएगा फॉर द पर्पज ऑफ ऑडिट। अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू पर्सन्स विद इन द एंटिटी, जो भी हमारी एंटिटी में ऑफिशियल्स हैं, एम्प्लॉयज़ हैं, वर्कर्स हैं, उस पर मैनेजमेंट हमें अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेगा। इसका क्या मतलब हुआ कि ऑडिटर अगर किसी से भी कोई इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहता है तो ऑडिटर कर सकता है, मतलब मैनेजमेंट उसको रोकेगा नहीं, उसको टोकेगा नहीं कि आप इस व्यक्ति से बात नहीं कर सकते या फिर किसी और ऑफिशियल से बात नहीं कर सकते हैं। ऑडिटर की प्री कंडीशन है कि आप मुझे अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस प्रोवाइड करेंगे एंटिटी के अंदर, whom the auditor determined it necessary to obtain the audit evidence, जिससे भी बात करना ऑडिटर ज़रूरी समझेगा ऑडिट एविडेंस को ऑब्टेन करने के लिए, उससे ऑडिटर बात करेगा। तो ये ऑडिटर की कुछ प्री कंडीशंस थी। एक बार इसको कंक्लूड कर लेते हैं याद करने के लिए। बहुत इजी टॉपिक है, बहुत इजी स्टैंडर्ड है। अगर आप ध्यान से समझेंगे, एक बार इसको पढ़ेंगे तो आपको श्योरली याद हो जाएगा। एक बार कंक्लूड करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा।
कि किसी भी ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करने से पहले ऑडिटर की कुछ प्री कंडीशंस होती हैं, उसकी कुछ प्री माइंडसेट होती हैं जो कि ऑडिटर एस्टैब्लिश करता है कि हमें उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट करना है या नहीं करना है। वो चीज़ उस प्री कंडीशंस पर ही बेस होती है। क्या क्या प्री कंडीशंस है? बेसिकली 5 प्री कंडीशंस दी गई हैं। उसमें क्या है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है जो एंटिटी यूज़ कर रही है वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। दूसरा है कि मैनेजमेंट अपनी जिम्मेदारी को समझता हो और अपनी जिम्मेदारी को मानता हो। किन किन चीज़ के रिलेशन में? कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क है वो एप्लीकेबल FRF है, मतलब कि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट को प्रिपेयर करने के लिए, और प्रॉपर इंटरनल कंट्रोल आपने अप्लाई करा है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रिपेयर करने के लिए, प्लस जो आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं वो फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट है वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर। उसके बाद तीसरी क्या प्री कंडीशन होगी कि आप मुझे एक्सेस प्रोवाइड करेंगे सारी इन्फॉर्मेशन के लिए। अगर मैं कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करना चाहूँगा तो आप मुझे वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, और अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस देंगे अपने सारे एम्प्लॉयज़ के खिलाफ, अपने सारे ऑफिशियल्स के लिए, अपने सारे वर्कर्स के लिए। तो ये ऑडिटर की कुछ प्री कंडीशंस थी। अब बात है कि अगर ये प्री कंडीशन इस्टेब्लिश नहीं हुई, अगर इसमें से कोई भी प्री कंडीशन एंटिटी ने नहीं मानी तो क्या होगा? बात है प्री कंडीशंस की। अगर प्री कंडीशंस इस्टेब्लिश हो जाती हैं तब ऑडिटर उस इंगेजमेंट पर दूसरा टेस्ट अप्लाई करेगा। दूसरा टेस्ट क्या होगा? अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने का। अगर प्री कंडीशंस ही इस्टेब्लिश नहीं होती हैं तो ऑडिटर इस इंगेजमेंट को मना कर देगा कि भाई मैं आपका ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। मतलब प्री कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो ऑडिटर दूसरा टेस्ट अप्लाई करेगा, प्री कंडीशन इस्टेब्लिश नहीं होती हैं तो वहीं की वहीं वो ऑडिट इंगेजमेंट ऑडिटर मना कर देगा। अब प्री कंडीशन इस्टेब्लिश हो गई, ठीक है, मैनेजमेंट ने हमारी सारी प्री कंडीशंस को मान लिया। उसके बाद दूसरा टेस्ट क्या होगा? कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करने का। वो ऑडिटर कैसे करेगा कि जो मैनेजमेंट है, जो TCWG है, वो जो हमारा स्कोप है, जो हमारा वर्किंग है, जो हमारा प्रोसीजर होने वाला है, उसको उसी तरीके से समझता हो, उसी तरीके से मानता हो जैसा कि हमने सोच रखा है। यानी कि जो दोनों जने हैं उनकी कंसेंसस एड आइडम, एक आपने टर्म फाउंडेशन में पढ़ा होगा, आपको याद होगा, उसका मतलब होता है कि एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए दोनों के बीच में, दोनों जने एक साथ सोचते हों। उसके बाद बात करते हैं कि लिमिटेशंस ऑन स्कोप की। अब लिमिटेशंस ऑन स्कोप प्रायर टू ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि अभी हमने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट नहीं करी है, उससे पहले ही अगर आपने हमारे स्कोप पर कोई लिमिटेशन लगा दी, कोई रोक लगा दी, तो फिर ऑडिटर क्या करेगा? इफ मैनेजमेंट और TCWG इम्पोजेज अ लिमिटेशन ऑन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर, अगर मैनेजमेंट या फिर दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस एक लिमिटेशन को इम्पोज कर देते हैं, लगा देते हैं ऑडिटर के स्कोप पर, इन द टर्म्स ऑफ प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, जो प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट है, यानी कि जो ऑडिट एंगेजमेंट हम एक्सेप्ट करने वाले हैं उस पर, such that the auditor believes the limitation will result in the auditor's disclaiming an opinion on the financial statement, और ऑडिटर का ऐसा बिलीव है, ऐसा मानना है कि जो लिमिटेशन लगाई गई है मैनेजमेंट के द्वारा और TCWG के द्वारा, वो रिस्ट्रिक्शन मेरे जो स्कोप है, जो मेरा ओपिनियन मुझे प्रोवाइड करना है फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर, उस पर एक लिमिटेशन है। मतलब कि अब मैं ट्रू एंड फेयर व्यू प्रेजेंट नहीं कर पाऊंगा, अब मैं सही से उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को ऑडिट नहीं कर पाऊंगा। मतलब कि अगर ऑडिटर के स्कोप में ही कोई लिमिटेशन आ रही है, जो मैनेजमेंट ने या फिर TCWG ने लिमिटेशन लगाई है उससे, द ऑडिटर शैल नॉट एक्सेप्ट सच अ लिमिटेड एंगेजमेंट, तो उस लिमिटेड एंगेजमेंट को उस एंगेजमेंट को जिस पर रोक लगाई गई है उसको ऑडिटर को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। क्योंकि आपको भी पता है कि एक प्रोफेशनल की जिम्मेदारी होती है कि वो एक प्रोफेशनल एथिक्स को फॉलो करे, जो भी उसकी अपनी तरफ से जिम्मेदारी बनती है उसको वो फॉलो करे। पर अगर मैनेजमेंट ने और दोस्त चार्ज विद गवर्नेंस ने, यानी कि जिसने हमको वो ऑडिट एंगेजमेंट दिया है, उसी ने ऐसी कोई लिमिटेशन लगा दी है कि हम अपने स्कोप को पूरा नहीं कर पा रहे हैं, अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम उस एंगेजमेंट को ही मना कर दें कि भाई हम नहीं कर पाएंगे। एज एन ऑडिट एंगेजमेंट अनलेस रिक्वायर्ड बाय लॉ रेगुलेशन टू डू सो, जब तक कि कोई कानून या फिर कोई रेगुलेशन हमें मजबूर नहीं कर देता है उस ऑडिट एंगेजमेंट को करने के लिए, मतलब हमारी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है लॉ की तरफ से या रेगुलेशन की तरफ से, तब हम उस ऑडिट एंगेजमेंट को मना कर दें अगर वो लिमिटेड एंगेजमेंट है तो। अभी इसको हम और ज़्यादा डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या होता है अगर मैनेजमेंट कोई लिमिटेशन लगा देता है तो।
इसके बाद है अदर फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्टेंस, यानी कि और कौन कौन से दूसरे वो फैक्टर्स हैं जो कि हमारी ऑडिट एंगेजमेंट की एक्सेप्टेंस को रिस्ट्रिक्ट कर रहे होते हैं। इफ़ द प्री कंडीशन फॉर एन ऑडिट आर नॉट प्रेजेंट, अगर ऑडिट के लिए प्री कंडीशंस प्रेजेंट नहीं है, यानी कि हमारी प्री कंडीशंस ही इस्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं, द ऑडिटर शेल डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट, तो जो हमारा मैनेजमेंट है उसके साथ में ऑडिटर ये मैटर को डिस्कस करेगा। द ऑडिटर शेल नॉट एक्सेप्ट द प्रपोज्ड ऑडिट एंगेजमेंट, ऑडिटर को उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए जिसमें हमारी प्री कंडीशन इस्टेब्लिश नहीं हो पाती हैं, जो कि अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने आपको बताया कि अगर प्री कंडीशंस ही इस्टेब्लिश नहीं हो रही हैं तो ऑडिटर उस एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा, और अगर प्री कंडीशन इस्टेब्लिश हो जाती हैं तो ऑडिटर दूसरा टेस्ट अप्लाई करेगा जो होगा कॉमन अंडरस्टैंडिंग का विद द मैनेजमेंट। इफ द ऑडिटर हैज डिटरमाइंड दैट द एफआरएफ टू बी अप्लाइड इन द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज अनएक्सेप्टेबल, यानी कि अगर ऑडिटर को ये लगता है कि जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क अप्लाई किया गया है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रिपरेशन में वो अनएक्सेप्टेबल है, स्वीकार नहीं किया जा सकता है। इफ़ द मैनेजमेंट डज नॉट एग्री विथ इट्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज, या फिर अगर मैनेजमेंट अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज से ना माने, तो यही तो हमारी प्री कंडीशंस थी। इसके अंदर सब हेडिंग्स भी थी, तो अगर ये मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं हुई है, इसका मतलब उस हेडिंग में से कोई ना कोई एलिमेंट पूरा नहीं हुआ है, तो प्री कंडीशंस पूरी नहीं हुई है, इसलिए ऑडिटर उस ऑडिट एंगेजमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेगा। उसके बाद में एग्रीमेंट ऑन ऑडिट एंगेजमेंट टर्म्स, यानी कि क्या क्या ऑडिट एंगेजमेंट की टर्म्स होती हैं जिस पर हमें ऑडिटर को और मैनेजमेंट को एग्री करना होता है, कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश करनी होती है। तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर ऑडिटर ये सुनिश्चित करेगा कि उसकी मैनेजमेंट के साथ में कॉमन अंडरस्टैंडिंग इस्टेब्लिश हो रही है। दिस वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन अगर आपको इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी डाउट है प्लीज़ राइट डाउन इन द कमेंट सेक्शन और वीडियो को लाइक करिएगा।